नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। इसी बीच एक नई रिपोर्ट ने दावा किया है ये कि अमेरिका को अप्रैल में शुरू हुई अमेरिका ईरान वार्ता के दौरान ये आशंका थी कि इजराइल ईरान के दो शीर्ष वार्ताकारों, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बकार गालिबाफ के निशाना बनाया जा सकता है। दोनों नेता ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभा रहे थे। मई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी आशंका के चलते अमेरिका ने अपने कुछ मध्य पूर्वी सहयोगी देशों के जरिए ईरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को डर था कि अगर इन दोनों शीर्ष नेताओं पर हमला होता है तो ईरान और पश्चिमी देशों के बीच चल रही बातचीत बुरी तरीके से टूट सकती है। उस समय ट्रंप प्रशासन हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी संभावित समझौते की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी रणनीति हलकों में यह माना जा रहा है कि किसी भी तरीके की हत्या का बड़ा हमला पूरे शांति प्रयास को असफल कर सकता था और क्षेत्र में युद्ध जैसा माहौल भी बना सकता था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान में एक अहम बैठक के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल पर हमले की आशंका जताई गई थी। इसी कारण पाकिस्तान ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। बताया गया था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को इस्लामाबाद पहुंचाने के दौरान फाइटर जेट की सुरक्षा दी गई थी। वापसी के समय सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई और डेलीगेशन सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचाया गया। ये पूरा घटनाक्रम उस समय का है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव और खुफिया गतिविधियां तेज थी। इसी बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील होती जा रही है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि उसके शीर्ष नेतृत्व को धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ ईरान ने देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और बड़े राजकीय कार्यक्रमों में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी अंतिम संस्कार समारोह में लाखों लोग शामिल हो सकते हैं और कई देशों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंच सकते हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है और यहाँ किसी भी तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। इसी के साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपनी प्रमुख परमाणु ठिकानों में प्रवेश देने से रोक भी दिया है, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर भी भारी तैयारियां चल रही हैं। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलेगा और इसमें लाखों से लेकर करोड़ों लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान, रूस और चीन सहित कई देशों ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने की पुष्टि की है। पाकिस्तान की भूमिका भी इसमें ज़्यादा मानी जा रही है, जहां शिया समुदाय की बड़ी आबादी के कारण इसका सामाजिक और राजनीतिकरण का असर भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि इसी बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री भी ईरान पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री की भागीदारी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। चलिए अब खबरों में सीधे आगे बढ़ेंगे। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु देश भर से जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। यात्रा के पहले दिन करीब 4,882 यात्रियों का पहला जत्था जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम रूट से रवाना किया गया। इस जत्थे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 260 वाहनों के सुरक्षा काफिले में रवाना किया गया है। यात्रा शुरू होते ही जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहले 57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक पहुंचने वाली है, जहां प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले 29 जून को उन्होंने अमरनाथ शिवलिंग की प्रथम पूजा भी की थी। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने इस बार विशेष इंतजाम भी किए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। दोनों प्रमुख रूट बालटाल और पहलगाम पर जगह जगह मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन बूथ और आपातकालीन चिकित्सा केंद्र भी बनाए गए हैं। हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी भी यात्री को ऊंचाई पर सांस लेने में कोई भी परेशानी न हो। बालटाल रूट पर रेल पटरी और बरारी जैसे भूस्खलन वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। मौसम को देखते हुए 12 जगहों पर वाटरप्रूफ डोम भी बनाए गए हैं ताकि बारिश या खराब मौसम में श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावनाएं जताई हैं, इसलिए प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि पहलगाम रूट जो पारंपरिक मार्ग माना जाता है, वहां भी नुनवान बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी और शेषनाग तक मजबूत चिकित्सा और ठहरने की व्यवस्था की गई है। दोनों रूटों पर 100 बेड के अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, जहां करीब 1000 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। यात्री की सुविधा के लिए टेंट और अस्थायी निवास की व्यवस्था भी की गई है। बालटाल बेस कैंप में 50 से अधिक लंगर संचालित किए जा रहे हैं और हजारों यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन का दावा है कि एक साथ करीब 30,000 श्रद्धालुओं के रुकने की क्षमता तैयार की गई है। मोबाइल कनेक्टिविटी को देखते हुए BSNL, जियो और एयरटेल के विशेष काउंटर लगाए हैं। आपको बता दें कि जहां यात्रियों को अस्थायी पोस्टपेड सिम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा क्षेत्र में केवल पोस्टपेड सिम ही काम करेंगे। इस साल अब तक 3.90 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, उनके लिए जम्मू कश्मीर में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई है। यात्रा काफिले की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। इस बार अमरनाथ यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि मौसम और पहाड़ी रास्तों की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी और नियमों का पालन करने की अपील भी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच हाल ही में मुलाकात हुई है, जिसको लेकर राजनीति और भी ज्यादा गर्म हो चुकी है और काफी चर्चा का विषय बन चुका है। इस मुलाकात में चिराग पासवान ने बिहार में हाल ही के दिनों में हुई गंभीर घटनाओं की जानकारी गृह मंत्री को दी। खासकर भरत तिवारी एनकाउंटर केस और नालंदा जिले के राजगीर में हुई भीड़ द्वारा हत्या की घटना को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। चिराग पासवान ने इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को बिहार में कानून व्यवस्था से जुड़ी मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य इन मामलों में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि जिन परिस्थितियों को लेकर इनकाउंटर हुआ था वो गलत बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भरत तिवारी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ था। वही आपको बता दें कि इस मामले ने तब और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब कथित तौर पर उच्च स्तर से बेहतर जांच इलाज के निर्देश दिए गए थे तो फिर अचानक एनकाउंटर क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सरकार के भीतर
और भी ज्यादा असहमति देखने को मिली है और स्थिति काफी तनावपूर्ण बन चुकी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और केवल औपचारिक कार्रवाई ही कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पुलिस अधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द जिम्मेदारी लेना होगा और सरकार को उन पर सख्त कार्रवाई भी करना होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर सरकार वास्तव में न्याय चाहती है तो उसे इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि सच जो है सामने आ सके, पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। इस एनकाउंटर के बाद इन घटनाओं और विवादों के बीच चिराग पासवान की गृह मंत्री के साथ मुलाकात के बाद राजनीतिक रूप से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई है और केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि किसी भी जांच में किसी भी तरीके का दबाव या फिर पक्षपात नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है कि यह मामला अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा है बल्कि केंद्र सरकार की निगरानी तक भी पहुंच गया है। हालांकि अभी तक गृह मंत्रालय की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और भी ज्यादा बढ़ सकती है, राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक टकराव का एक बड़ा उदाहरण बन चुका है, जिसमें हर पक्ष अपनी अपनी बात मजबूती से रख रहा है और आगे इसकी जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वही खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे गाजियाबाद का। गाजियाबाद में मोहित शर्मा मर्डर केस ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जो मामला पहले एक सामान्य हत्या की तरह सामने आ रहा था, अब पुलिस जांच में एनकाउंटर और लगातार हो रही कार्रवाई के चलते बड़ा क्राइम केस बन चुका है। इस पूरे मामले में पहले बर्बर हत्या, फिर गिरफ्तारी और फिर पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर की खबर सामने आई। घटना 2 जुलाई की बताई जा रही है, जब मोहित शर्मा नाम के एक युवक को कुछ लोगों ने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया था और शुरुआत में एक सामान्य निमंत्रण जैसा लग रहा था, लेकिन वहां पहुंचते ही हालात बदल गए। पुलिस जांच में और शुरुआती जानकारी के अनुसार पहले से वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने मोहित पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में उसे बेरहमी से चाकू गोद कर मार दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हद से ज्यादा दहशत फैल चुकी है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश और गुस्सा दिखाई दिया है। आपको बता दें कि यह घटना सुनियोजित और बेहद क्रूर तरीके से अंजाम दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस पूरी हत्या की साजिश में करीब 6 लोगों की भूमिका सामने आई है। हालांकि पुलिस जांच अभी भी जारी है और हर एंगल से मामले की तलाशी की जा रही है, मामले को खंगाला जा रहा है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। शुरुआती जांच में कई संदिग्धों की पहचान की गई, जिसमें मुख्य नाम गौरव का सामने आया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे 3 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद यह माना जा रहा था कि मामले में कुछ अहम खुलासे होंगे और बाकी आरोपी भी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई के तहत आरोपी गौरव से हथियार बरामद करने और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के शांतिनगर वाटर प्लांट के पास उसे ले जाया गया। पुलिस का कहना था कि ये प्रक्रिया हत्या में इस्तेमाल हथियार को रिकवर करने के लिए किया जा रहा था, ताकि केस और भी ज्यादा मजबूत हो सके और भी ज्यादा मजबूत सबूत मिल सके। अब इसी दौरान हालात अचानक से बदल गए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मौका पाकर भागने की कोशिश की और झाड़ियों में जाकर छिप गया। वहां से उसने कथित तौर पर पुलिस टीम पर देसी तमंचे से फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि इस हमले के बाद जवाब में उन्होंने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे तुरंत काबू में ले लिया और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालात फिलहाल स्थिर है और इलाज लगातार जारी है। पुलिस ने इस मुठभेड़ को आत्मरक्षा की कार्रवाई बोला है और कहा है कि आत्मरक्षा के चलते उन्होंने एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अब इस एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश भी तेजी से की जा रही है। पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है ताकि इस हत्या में शामिल बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर यह हत्या किस वजह से की गई थी और क्या ये
आपसी रंजिश थी, कोई पुराना विवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग और गवाहों के बयान लगातार लिए जा रहे हैं और इसके आधार पर जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तरीके की घटनाओं ने इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक सामान्य बर्थडे पार्टी कैसे इतनी बड़ी और खौफनाक हत्या की साजिश बन गई थी। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। जल्द ही बाकी फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। तो फिलहाल मोहित शर्मा मर्डर केस अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसी क्राइम स्टोरी बन चुका है जिसमें साजिश, हत्या, गिरफ्तारी और एनकाउंटर सब कुछ शामिल हो चुका है। अब सभी की नजरें पुलिस की आगे की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि क्या क्या सबूत बाहर आते हैं और किन की गिरफ्तारी होती है। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।